बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि सायरा बाजी की शादी है या मसला है कश्मीर जो हल ही नहीं हो रहा। इस बार फिर से उनकी मंगनी टूट गई है। पता नहीं उनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। मुझे तो लगता है कि ये कंवारी ही मरेगी। मैंने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था तो मेरी बात सुनकर अम्मी ने हल्की सी चपत मेरे सर पर लगाई थी और मुझसे बोली थी, क्या आहिस्ता बोलो, तुम्हारी ताई अम्मी सुन लेगी। और ये बात मत भूलो कि अभी तक हम उनके घर पर ही हैं। वो तुम्हारी बात सुनकर एक हंगामा खड़ा कर देंगी। उनकी तो पहले ही हम लोगों से नहीं बनती। ऊपर से अगर उन्हें तुम्हारी बातों की भनक भी पड़ गई ना कि तुम उनकी इकलौती बेटी के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो, तो वो पता नहीं हमारे साथ क्या सुलूक करेंगी। अम्मी की बातें सुनकर मैंने उनसे कहा था, अच्छा अम्मी, अब बस भी कर दें। बेचारी इतनी भी जालिम खातून नहीं है जितनी आप बता रही हैं। तो मेरी बात सुनकर अम्मी बस मुझे घूरती रह गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद अब्बू ने भी ताया जी से इजाजत ले ली थी और हम लोग घर वापस आ गए थे। सायरा बाजी की मंगनी को टूटे हुए 3 माह हो चुके थे और इस दौरान उनके कई रिश्ते भी आए थे, लेकिन कहीं पर भी उनकी कोई बात नहीं बन रही थी। फिर आखिरकार एक जगह पर सायरा बाजी की बात पक्की हो चुकी थी, लेकिन इस दफा ताया अब्बू ने मंगनी वगैरह करने के बजाय सीधी शादी की तारीख तय कर दी थी, क्योंकि वो सायरा बाजी की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते थे। ताया अब्बू का घर हमारे घर से थोड़े ही फासले पर था। आज सायरा बाजी की मेहंदी थी जो बड़ी धूमधाम के साथ हुई थी और सुबह उनकी बारात थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। सायरा बाजी की शादी पर सभी बहुत खुश थे, लेकिन खुश होने के साथ साथ सबको इस बात का डर भी लगा हुआ था कि कहीं इस दफा फिर से कुछ ना हो जाए। इसीलिए सब बस दुआएं कर रहे थे कि सायरा बाजी की शादी एक दफा खैर आफियत के साथ हो जाए। लेकिन फिर वही हुआ था जिस बात का डर था। ऐन निकाह के वक्त सायरा बाजी को मिर्गी का दौरा पड़ गया था। उनके मुंह से सफेद झाग निकलने लगी थी और उनके हाथ पांव मुड़ गए थे। सायरा बाजी को ऐसी हालत में देखकर उनका दूल्हा बहुत ज्यादा डर गया था। उसने शादी से साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से एक दफा फिर से उनकी शादी टूट गई थी और सायरा बाजी की बारात वापस चली गई थी। इस बात से ताया अब्बू को बहुत दुख पहुंचा था। उनकी तबीयत भी काफी खराब हो गई थी, क्योंकि पहले तो उनकी सिर्फ मंगनियां ही टूटी थी, लेकिन इस बार तो बारात ही घर से वापस चली गई थी। फिर ताया अब्बू ने रोना शुरू कर दिया था और वो सब रिश्तेदारों से रो रो कर इल्तिजा कर रहे थे कि कोई मेरी इज्जत को बचा ले और मेरी बेटी से शादी कर ले। सायरा की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लो, क्योंकि ताया अब्बू को इस बात का खदशा था कि सायरा बाजी की अब कहीं पर भी शादी नहीं होगी और इसका रिश्ता भी कोई नहीं लेगा। ताया अब्बू की मिन्नत समाजत करने के बावजूद कोई भी सायरा बाजी से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। फिर आखिरकार ताया अब्बू ने अपनी इज्जत बचाने के खातिर यह ऐलान कर दिया था कि जो भी मेरी सायरा से शादी करेगा मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। ताया अब्बू का ऐलान सुनकर अब्बू ने फौरन से कहा था कि मेरा जमील तुम्हारी सायरा से शादी करेगा। अब्बू की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि सायरा बाजी मुझसे पूरे 10 साल बड़ी थी और मैं उन्हें सायरा बाजी कहता था। वैसे भी मेरी उम्र अभी सिर्फ 14 साल ही थी। इसीलिए मैंने फौरन से अब्बू से कहा था कि आप ये क्या कह रहे हैं, मैं सायरा बाजी से शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा और वैसे भी मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन समझता हूं। तो मेरी बात सुनकर अब्बू को गुस्सा आ गया था और वो मुझसे बोले थे कि बंद करो अपनी ये बकवास, क्योंकि वो ना तो तुम्हारी बाजी है और ना ही वो तुम्हारी बहन है, सिर्फ कज़न है, तुम्हारे ताया की बेटी। और वैसे भी जब बात इज्जत पर आती है तो अपने ही काम आते हैं। अब्बू की बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैंने उनसे पूछा था कि जब बात इज्जत पर आती है या जायदाद पर। तो मेरी बात सुनकर अब्बू ने मुझे बुरी तरह से घूरा था और मुझसे कहा था कि चुप करके इस शादी के लिए मान जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन अम्मी और अब्बू के मजबूर करने पर इस शादी के लिए तैयार हो गया था। मगर शादी की पहली रात जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मेरा नाम जमील है और मैंने छोटी उम्र में अपने अब्बू के साथ काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारे घर के हालात काफ़ी ख़राब थे और हमारा बड़ी ही मुश्किल से गुजारा होता था। इसीलिए मैं और अब्बू मेहनत मजदूरी करते थे तो ही घर का खर्चा चलता था। मुझे छोटी सी उम्र में इस तरह से काम करता हुआ देखकर अम्मी और अब्बू को बहुत दुख होता था। वो दोनों मुझसे कहते थे कि बेटा, तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने वाली है, ना कि घर की जिम्मेदारी उठाने वाली। तो मैं उनकी बात सुनकर हमेशा मुस्कुरा देता था और उनसे कहता था कि अगर मैं अब्बू के काम करने में मदद नहीं करूंगा तो भला और कौन करेगा। इसीलिए बेटा होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाऊं। इसीलिए मुझसे जितना हो सकता है मैं उतनी मेहनत करता हूं
ताकि मैं अपने माँ बाप के कुछ काम आ सकूं। मेरे पैदा होने से पहले हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे, क्योंकि मेरे दादा अब्बू की काफ़ी जायदाद थी और उनके सिर्फ 2 ही बेटे थे। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपनी ज़िंदगी में ही दोनों बेटों के नाम बराबर तकसीम कर दी थी, ताकि उनके बाद दोनों बेटों में किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफ ना हो और दोनों भाई आपस में मिलजुल कर और प्यार मोहब्बत के साथ रहें। फिर दादा अब्बू की मुनसिफाना तकसीम पर ऐसा ही हुआ था। इसीलिए अब ये ज़मीनें ही हमारी रोजी रोटी का ज़रिया थी। इसीलिए उन ज़मीनों से अब्बू को काफ़ी मुनाफा होता था और हमारा घर उन्हीं पैसों से चलता था। लेकिन फिर जब मैं पैदा हुआ था तो पैदाइशी तौर पर मेरे जिगर में कोई नुक्स था, तो डॉक्टर ने फौरी तौर पर ऑपरेशन करने का कहा था, क्योंकि ऑपरेशन ना करने की सूरत में मेरी जान को खतरा था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम फौरी तौर पर ऑपरेशन करवा सकते। इसीलिए अब्बू ने अपनी सारी ज़मीनें बेच दी थी और सारा पैसा मुझ पर लगा दिया था और ख़ुद खाली हाथ रह गए थे, क्योंकि मैं अपनी 2 बहनों का इकलौता भाई था और मैं बड़ी ही मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप मुझे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना चाहते थे, ताकि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाऊं और फिर वो तमाम ज़मीनें वापस ख़रीद लूं जो अब्बू ने मजबूरी के तहत बेच दी थी। लेकिन अब्बू और अम्मी का ख्वाब पूरा नहीं हो सका था, क्योंकि ज़मीनों को बेचने के बाद हमारे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे जो आज तक ठीक नहीं हुए थे, जिसकी वजह से अम्मी और अब्बू की ख्वाहिश के बावजूद भी मुझे स्कूल में दाखिल नहीं करवा सके थे। इसीलिए मैंने भी छोटी ही उम्र से अब्बू के साथ काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारी गुर्बत कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब तो मेरी दोनों बहनों की उम्रें भी शादी वाली हो गई थी, लेकिन कोई भी उनसे शादी करने को तैयार नहीं था, क्योंकि आजकल के दौर में सबको ही जहेज का लालच होता है और हर कोई ही लड़की की सीरत और सूरत को देखने के बजाय लड़की के माँ और बाप की हैसियत को देखता है कि उसे जहेज के नाम पर क्या कुछ मिलने वाला है। इसीलिए ऐसा ही कुछ मेरी बहनों के साथ भी हुआ था, क्योंकि निदा आपा और रिदा आपा मेरी दोनों ही बहनें बहुत प्यारी और सुलझी हुई थी। उन्हें घर के हर काम में महारत हासिल थी और उन दोनों की शादी महज इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन दोनों को जहेज में कुछ भी दे सके। वैसे शादी के मामले में हमारे घर की सारी ही लड़कियां बदकिस्मत थी, क्योंकि निदा आपा और रिदा आपा के साथ साथ सायरा बाजी की भी शादी नहीं हो रही थी, जबकि सायरा बाजी खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी। क्योंकि वो ताया अब्बू की इकलौती बेटी थी, इसीलिए ताया अब्बू ने सायरा बाजी के बहुत लाड उठाए थे और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा भी किया था। हमारे ख़ानदान की लड़कियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ताया अब्बू सायरा बाजी की ज़िद के आगे मजबूर हो गए थे और उन्हें यूनिवर्सिटी में भी दाखिल करवा दिया था। सायरा बाजी हमारे ख़ानदान की सब लड़कियों से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। जैसे ही सायरा बाजी की तालीम मुकम्मल हुई थी तो ताया अब्बू ने उनकी फ़ौरन शादी करने का फ़ैसला कर दिया था। पहले तो सायरा बाजी इतनी जल्दी शादी करने के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन ताया अब्बू के समझाने पर वो मान गई थी और फिर कुछ ही अरसे के बाद ताया अब्बू ने उनकी मंगनी अपने एक बहुत ही अच्छे और अमीर दोस्त के बेटे के साथ तय कर दी थी। फिर मंगनी वाले दिन जब सायरा बाजी के ससुराल वाले उनको अंगूठी पहनाने लगे थे तो एकदम से उनके मुंह से सफ़ेद झाग निकलने लग गई थी और उनके हाथ पांव भी मुड़ गए थे। वो अचानक से ज़मीन पर गिर गई थी। उनको इस हालत में देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया था। फिर जब ताया अब्बू ने डॉक्टर को बुलाया था तो डॉक्टर ने सायरा बाजी की हालत को देखकर कहा था कि इनको तो मिर्गी का दौरा पड़ा था। डॉक्टर की बात सुनकर सभी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि आज से पहले तो कभी भी उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। ताया अब्बू के दोस्त भी सायरा बाजी की हालत देखकर माजरत करके अपने घर वापस चले गए थे और फिर कुछ ही दिनों के बाद ताया अब्बू के दोस्त ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। ये सब देखकर ताया अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन ताया अब्बू एक समझदार इंसान थे, इसीलिए हालात की नज़ाकत को समझते हुए खामोश हो गए थे। सायरा बाजी भी अपनी मंगनी के टूटने पर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और अब वो किसी के साथ भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, बल्कि एक कोने में खामोश होकर बैठी रहती थी। ताई अम्मी सायरा बाजी को इस तरह से देखकर खुद भी बहुत दुखी हो जाती थी, लेकिन वो अपना दुख सायरा बाजी के सामने जाहिर नहीं करती थी, बल्कि उनको हौसला देती थी। ताई अम्मी ने और भी 3-4 जगहों पर सायरा बाजी के रिश्ते की बात चलाई थी, क्योंकि ताया अब्बू को पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। ताया अब्बू ने अपनी मेहनत के बल पर और भी बहुत ज़्यादा ज़मीनें खरीद ली थी, इसीलिए ताया अब्बू के पास जो कुछ भी था वो सभी सायरा बाजी का था। इसलिए किसी को भी उनसे शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं था और उनके लिए रिश्ते भी बहुत सारे आए थे। लेकिन हर दफ़ा ही ऐन मंगनी के वक्त सायरा बाजी को मिर्गी का दौरा पड़ जाता था और उनका रिश्ता टूट जाता था। अब तो कोई भी उनसे शादी करने पर रज़ामंद नहीं हो रहा था, इसीलिए फिर ताया अब्बू ने भी
कुछ अरसे के लिए सायरा बाजी की शादी का इरादा मुलतवी कर दिया था और ताया अब्बू उनका इलाज करवाने लग गए थे। फिर कुछ ही महीनों के बाद सायरा बाजी बिल्कुल ठीक हो गई थी। इस दौरान उनको किसी भी किस्म का कोई दौरा नहीं पड़ा था। सायरा बाजी को यूं सेहतमंद देखकर सब ने ही शुक्र अदा किया था और ताया अब्बू ने अब एक दफ़ा फिर से उनकी शादी करने का इरादा कर लिया था। जब लोग सायरा बाजी को देखने आए थे तो उनको फिर से वही दौरे पड़ने लग गए थे। इसीलिए ताई अम्मी ने रोना पीटना शुरू कर दिया था और ये कहने लग गई थी कि किसी ने मेरी बच्ची पर जादू करवा दिया है ताकि उसकी शादी ना हो। अब ये बात सबके लिए ही बड़ी परेशान कुन थी कि आखिर सायरा बाजी को जब लोग देखने आते हैं तो तभी उसे दौरा क्यों पड़ता है। यकीनन दाल में कुछ काला जरूर है। अब लोगों ने उनके बारे में अजीब बातें करना शुरू कर दी थी जो कि ताया अब्बू और ताया अम्मी को बहुत बुरी लगती थी। फिर इस बात को भी कई माह गुजर चुके थे। बड़ी ही राजदारी के साथ सायरा बाजी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। इस बात की भनक ताया अब्बू ने किसी को भी नहीं पड़ने दी थी, यहां तक कि सायरा बाजी को भी नहीं। फिर एक दिन ताया अब्बू ने सब घर वालों को इकट्ठा किया था और बताया था कि मैंने सायरा की एक जगह पर बात पक्की कर दी है, लेकिन इस दफ़ा सायरा की मंगनी के बजाय अगले जुमे को सायरा की शादी है। तो ताया अब्बू की बात सुनकर कुछ लोगों के तो मुंह बन गए थे, जबकि कुछ लोग खुश हो गए थे। ताया अब्बू की बात सुनकर मैंने सायरा बाजी की तरफ देखा था तो उनका चेहरा बिल्कुल ही जर्द पड़ चुका था। वो बहुत ही खामोश बैठी हुई थी। इस तरह से उन्हें खामोश बैठा हुआ देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा था, लेकिन इस बारे में मैंने किसी से भी बात नहीं की थी, बल्कि मैं खामोश ही रहा था। सब लोग ही ताया अब्बू के फैसले से खुश हो गए थे और सबने मिलकर शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। इसी तरह से दिन गुजरते गए थे और फिर आखिरकार जुमे का दिन आ ही गया था और सभी सायरा बाजी की शादी को लेकर बहुत खुश थे और ये कह रहे थे कि चलो इस घर की एक बच्ची की तो शादी हो जाए। सायरा बाजी दुल्हन बनी हुई बहुत उदास बैठी थी। फिर जैसे ही मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया था तो इस दफ़ा फिर से सायरा बाजी को मिर्गी का दौरा पड़ गया था, जिसकी वजह से सायरा बाजी की बारात वापस लौट गई थी और उनकी शादी नहीं हुई थी। कुछ ही देर पहले जिस घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, वहां पर एकदम से मौत का सन्नाटा छा गया था, क्योंकि एक ही लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया था। फिर थोड़ी देर के बाद ताया अब्बू ने खुद को संभाला था और सब रिश्तेदारों के सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा करने लग गए थे कि कोई मेरी बेटी से निकाह कर ले और उनकी इज्जत को बचा ले। लेकिन कोई भी ताया अब्बू की बात मानने को तैयार नहीं था और ना ही कोई अपनी बेटी की शादी ऐसी लड़की से करवाना चाहते थे जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हों। सबको इस तरह से खामोश देखकर अब ताया अब्बू ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके रोने का भी किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। ताया अब्बू ने भी ये बात ठान ली थी कि वो आज किसी भी कीमत पर सायरा बाजी की शादी करवा कर ही रहेंगे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर आज सायरा की शादी नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी, क्योंकि उनकी काफ़ी मंगनियां टूटने के साथ अब तो उनकी बारात भी वापस चली गई थी। इस तरह से किसी लड़की की बारात का वापस चले जाना अच्छी बात नहीं समझी जाती थी और फिर इसलिए ताया अब्बू ने कुछ ही देर के बाद सबको यूं खामोश होता हुआ देखकर यह ऐलान कर दिया था कि जो भी मेरी सायरा के साथ शादी करेगा तो मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। तो ये बात सुनकर सभी रिश्तेदारों के मुंह में पानी आ गया था। इसीलिए अब्बू ने जल्दी से ताया अब्बू को कह दिया था कि मेरा जमील सायरा से शादी करेगा। तो अब्बू की बात सुनकर मैंने उन्हें फौरन ही मना कर दिया था, क्योंकि सायरा बाजी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मेरी उनके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दफ़ा जब मैं उनके घर गया था तो उनके मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी। सायरा बाजी अपने कमरे में नहीं थी, इसीलिए मैंने उनसे पूछे बगैर उनकी कॉल उठा ली थी। और फिर जब उन्होंने मुझे अपने मोबाइल पर किसी से बात करते हुए सुना था तो उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर बहुत मारा था और मुझसे कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की। तो उस दिन से लेकर आज तक मुझे उनसे बहुत डर लगता है, जिसकी वजह से अब्बू की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे वो सारा मंजर दोबारा से याद आ गया था। मेरे इस तरह से इनकार करने पर अब्बू मुझे हाथ से पकड़कर एक तरफ ले गए थे और फिर मुझे समझाने लगे थे कि बेटा मान जाओ, क्योंकि इसी में ही सबकी भलाई है। तो अब्बू की बात सुनकर मैंने उनसे कहा था कि आप किस भलाई की बात कर रहे हैं, जबकि मुझे तो इसमें कोई भलाई नजर नहीं आ रही। और वैसे भी सायरा बाजी मेरी बहनों जैसी हैं और उम्र में भी मुझसे पूरे 10 साल बड़ी हैं। तो मेरी बात सुनकर अब्बू ने मुझसे कहा था कि नहीं है वो तुम्हारी बहन, सिर्फ कज़न है तुम्हारी। फिर कुछ ही देर के बाद अब्बू निहायत आजिज़ी के साथ बोले थे कि बेटा, अगर तुम इस शादी के लिए मान जाते हो तो तुम्हारे ताया अब्बू अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे, जिससे हमारे तमाम मसले हल हो जाएंगे। रिदा और निदा की शादियां हो जाएंगी और सायरा की जिंदगी भी बर्बाद होने से बच जाएगी।
फिर थोड़ी देर के बाद अब्बू हतमी लहजे में बोले थे कि वैसे भी अब मैंने ये फैसला कर दिया है, इसीलिए अब कोई भी मेरे फैसले को नहीं बदल सकेगा। बेहतर यही है कि जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करते जाओ। इसलिए मैं अब्बू के सामने बेबस हो गया था और सायरा बाजी से शादी करने के लिए तैयार हो गया था। कुछ ही देर के बाद मेरा और सायरा का निकाह हो गया था। फिर शादी की पहली रात जब मैं अपने कमरे में गया था तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि सायरा बेड पर अपने बाल बिखरे हुए बैठी थी। उसका काजल भी आंखों के नीचे तक फैला हुआ था। पहले तो मुझे उनको देखकर बहुत डर लगा था, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मैं खुद को संभालता हुआ उसके पास गया था और सायरा से पूछा था कि आप ठीक तो हैं। लेकिन मेरी बात सुनकर सायरा पहले तो खामोश बैठी हुई मुझे अजीब सी नज़रों के साथ देखने लग गई थी। फिर कुछ देर के बाद बेहोश हो गई थी, क्योंकि उनको फिर से मिर्गी का दौरा पड़ गया था। अब तो ये सायरा का मामूल बन चुका था। हर रोज़ रात को उसे मिर्गी का दौरा पड़ने लग जाता था। मैं उनको ऐसी हालत में देखकर डर के मारे कमरे से बाहर भाग जाता था। अब्बू सायरा का इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। ताया अब्बू ने अपने वादे के मुताबिक अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी, जिससे हमारी तमाम मुश्किलें आसान हो गई थी। फिर अब्बू ने पूरी बरादरी में यह ऐलान कर दिया था कि जो भी मेरी बच्चियों से शादी करेगा तो मैं उन्हें मुंह मांगा जहेज दूंगा। अब हमारे हालात भी बेहतर हो गए थे। कुछ ही अरसे के बाद रिदा और निदा की बड़ी ही अच्छी जगह पर शादी हो गई थी। मेरी दोनों ही बहनें अपने अपने घरों में बहुत खुश थीं। वक्त तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। मैं भी वक्त के साथ जवान हो रहा था और जवानी मुझ पर बड़ी जमकर आई थी, क्योंकि मैं बहुत हसीन हो गया था। मेरे नैन नक्श भी बड़े वाजे हो गए थे और दाढ़ी भी मुझ पर बड़ी सूट कर रही थी। अब हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन इन 10 सालों में सायरा का मर्ज ठीक होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। बड़ा होने के साथ साथ अब मैं मजीद समझदार भी हो गया था। इसीलिए मुझे अब सायरा के रवैये की भी समझ आने लग गई थी। वो हर वक्त मुझसे कतराती रहती थी। मैं जब भी उसके पास जाकर बैठता था तो वो जल्दी से उठकर काम का बहाना लगाकर कमरे से बाहर चली जाती थी। मुझे उसकी हरकतें बड़ी मशकूक लगने लग गई थी। इसीलिए मैं सायरा को कुछ भी महसूस करवाए बगैर उसकी हर हरकत पर नजर रखता था। मेरी अम्मी सायरा को घर का कोई भी काम नहीं करने देती थी, क्योंकि वो समझती थी कि सायरा बहुत बीमार है। वैसे भी वो ताया अब्बू की बड़ी शुक्रगुजार थी, क्योंकि ताया अब्बू ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। इसीलिए अम्मी भी सायरा के बड़े ही नाज नखरे उठाती थी। अब मैं दिन के किसी भी पहर बहाने से घर आ जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि सायरा क्या कर रही है। क्या मेरी गैर मौजूदगी में भी उसे कभी मिर्गी का दौरा पड़ा है? लेकिन मैं जब भी घर आता था तो मुझे अक्सर ही वो बेड पर आराम से लेटी हुई नजर आती थी। साथ ही किसी के साथ फोन पर बातें भी कर रही होती थी। मुझे देखते ही वो घबरा जाती थी और जल्दी से फोन बंद कर देती थी। मेरे पूछने पर मुझसे कहती थी कि मैं तो अपनी अम्मी से फोन पर बात कर रही थी। सायरा की बात सुनकर मैं चुप हो जाता था और वापस काम पर चला जाता था। और फिर हर रोज शाम को जब भी घर आता था तो सायरा जल्दी से कभी अम्मी के पास जाकर बैठ जाती, तो कभी अम्मी के लाख मना करने के बावजूद काम करने लग जाती थी। लेकिन अक्सर तो उसको शाम के वक्त ही मिर्गी का दौरा पड़ जाता था और फिर अम्मी उसे पुरसुकून रहने के लिए नींद की दवाई खिला देती थी, जिसे खाते ही वो सो जाती थी। फिर सुबह को ही उठती थी। एक दिन मैंने अम्मी से झूठ बोला था कि मैं किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, फिर सुबह को ही वापस आऊँगा। ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि मैं ये देख सकूं कि जब मैं घर पर नहीं होता तो क्या उस वक्त भी सायरा को मिर्गी का दौरा पड़ता है और क्या वो तब भी दवाई खाकर सो जाती है। इसीलिए मैं अपने दोस्त के घर चला गया था और फिर रात के 12 बजे मैं दबे कदमों के साथ अपने घर में दाखिल हुआ था। मैंने चुपके से कोई भी आहट किए बगैर अपने कमरे में दाखिल होने ही वाला था कि मेरे सर पर आसमान गिर गया था, क्योंकि मेरे कानों में सायरा की आवाज़ पड़ी थी, जो किसी से कह रही थी कि नवीद, मैं बस थक गई हूँ, अब मुझसे ये रोज़ रोज़ के ड्रामे नहीं होते हैं। तुम अभी तक अंकल और आंटी को हमारी शादी के लिए नहीं मना सके। तुम एक मर्द होकर इतने मजबूर हो तो अब तुम खुद सोचो, मैं तो एक औरत हूँ, मैं कितनी मजबूर हूँ। 10 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। अब तो जमील भी जवान हो गया है। पहले तो वो मुझसे फिर भी डर जाया करता था और कमरा छोड़कर भाग जाता था, लेकिन अब तो वो समझदार हो गया है। मुझे तो लगता है कि उसे मुझ पर शक भी होने लग गया है, क्योंकि वो मुझे अजीब सी नज़रों के साथ देखता है और मुझे यूं लगता है कि जैसे वो एक दिन मेरा झूठ सबके सामने फाश कर देगा। वो सबको बता देगा कि मुझे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते, बल्कि मैं तो उससे बचने के लिए सब कुछ करती हूँ। सायरा की ये तमाम बातें सुनकर अब मेरा ज़ब्त जवाब दे चुका था, इसीलिए मैं फौरन ही कमरे में दाखिल हो चुका था। मुझे देखकर सायरा बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसकी रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। वो बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। सायरा को इस तरह से खामोश होता देखकर
मैंने उससे पूछा था कि तुमने आखिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला हम सबसे। अगर तुम ताया अब्बू को सच बता देती कि तुम नवीद को पसंद करती हो, उससे शादी करना चाहती हो, तो ताया अब्बू तुम्हारी शादी मुझसे करवाने के बजाय नवीद से करवा देते। तो मेरी बात सुनकर सायरा ने रोना शुरू कर दिया था। फिर मुझसे कहने लगी थी कि जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तब मेरी दोस्ती नवीद के साथ हो गई थी। नवीद एक बहुत अच्छा लड़का है, इसीलिए हमारी दोस्ती बहुत जल्द ही मोहब्बत में बदल गई थी। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद मैंने अब्बू को नवीद के बारे में सब कुछ सच बता दिया था, लेकिन अब्बू नवीद से मेरी शादी के लिए नहीं माने थे क्योंकि उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। इसीलिए अब्बू ने जल्द ही मेरी दूसरी जगह पर शादी करने का फैसला कर लिया था। इसलिए जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता था तो मैं जानबूझकर अपने मुंह से झाग निकालने लग जाती थी और अपने हाथ पांवों को मरोड़ लेती थी। ऐसा करने से मुझ पर किसी को शक भी नहीं होता था और इस तरह से लोग समझते थे कि मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और मेरा ऐसा करने से रिश्ता टूट जाता था। फिर अब्बू को भी मुझ पर शक हो गया था कि मैं सब कुछ जानबूझकर करती हूँ। इसीलिए अब्बू ने फिर मेरी शादी तुमसे करवा दी थी। लेकिन सच तो यही है कि मैं अब भी नवीद से ही मोहब्बत करती हूँ। सायरा की बातें सुनकर पहले तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर उस पर तरस भी आ गया था क्योंकि मोहब्बत के आगे तो इंसान मजबूर हो जाता है। इसीलिए फिर मैंने 10 साल के बाद सायरा को तलाक दे दी थी और ताया अब्बू की जायदाद भी उन्हें वापस कर दी थी क्योंकि मैंने अपनी बहुत सी ज़मीनें खरीद ली थी। मैंने ताया अब्बू से कह दिया था कि अगर आप सायरा को खुश देखना चाहते हैं तो उसकी शादी वहीं पर करवा दें जहाँ पर सायरा की खुशी है। फिर ताया अब्बू ने सायरा की शादी नवीद के साथ करवा दी थी जहाँ पर वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है और मुझे भी अब अपनी खाला की बेटी से मोहब्बत हो गई है। अब मैं भी उससे जल्द ही शादी कर लूंगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।